हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में 9th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का चैप्टर 9 जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वो कवर अप करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम इस चैप्टर के लिए 4 टॉपिक्स कवर अप करेंगे जो है फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। तो सबसे पहले हम मोशन का शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर का टाइटल ही है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो मोशन आपका क्या होता है? मोशन बेसिकली एक बॉडी की मूवमेंट होती है। अगर कोई बॉडी मूव करती है तो इसका मतलब ये है कि वो बॉडी मोशन में है। जैसे कि ये मार्कर को अगर मैं ऐसे पुश करके मूव करूं तो इसका मतलब ये है कि मार्कर कुछ टाइम इंटरवल के लिए मोशन में आया। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं फोर्स की। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उसको मोशन में लाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या वो मोशन में कैसे आता है? तो उसका सिंपल सा आंसर है कि जब मैंने इस मार्कर को पुश करा, जब मैंने आपको मोशन का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा था तब मैंने कहा कि मैंने इसे पुश करा। तो मतलब जब मैंने उसे मार्कर को पुश करा तो इसका मतलब ये है कि तब वो मोशन में आया। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जब इसे पुश करा तब वो मोशन में आया। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं पुश करके हम मोशन में लाए। उसके बाद अगर मैं इस मार्कर को खींचूँ अपनी तरफ या उसे पुल करूँ, दूसरे वर्ड्स में हम पुल ही कहेंगे इसे, तो तब भी वो मूव कर रहा है। तो मतलब इसका मतलब है कि जब मैंने उसे पुल करा तब भी वो मोशन में आया। तो सिंपल ये है कि जब मैं पुश कर रहा हूँ या पुल कर रहा हूँ तब वो मोशन में आ रहा है। और हम जब से फोर्स पढ़ते आ रहे हैं हमने यही सीखा है कि फोर्स इज़ पुश या पुल, पुश होता है या पुल होता है, पुश या पुल। ठीक है, तो वो ही आपका इसमें है कि पुश और पुल है। लेकिन ये काफ़ी बेसिक आपकी डेफिनेशन आती है फोर्स की, तो हमें 9th स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा सा अपग्रेड होना पड़ेगा। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स क्या है? फोर्स आपका पुश या पुल के फॉर्म में एक एफर्ट है। आप एक एफर्ट लगा रहे हैं तभी आपका मोशन में आ रहा है। जब आप इस पर पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, आप इसमें पुश कर रहे हैं तो इसे भी आप एफर्ट ही कहेंगे कि आप इसमें एफर्ट लगा रहे हैं पुश और पुल के फॉर्म में। ठीक है, तो फोर्स आपका एफर्ट होता है पुश और पुल के फॉर्म में, जो आपके ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन का अगर रेस्ट में है तो मोशन में, अगर मोशन में है तो रेस्ट में, उसे चेंज करता है। ठीक है, उसे फोर्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अभी मैं सबकी अभी लिखूंगा। तो उसके बाद आपके इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आते हैं कि फोर्स आपका क्या क्या कर सकता है। फोर्स आपका सिर्फ बॉडी को मूव और स्टॉप करने के लिए ही यूज़ नहीं होता। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है। एनी एफर्ट in the form of push or pull that changes or tends to change the state ऑफ मोशन। तो ये काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है कि फोर्स इज एनी एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच टेंड्स टू चेंज या चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन। तो मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हम उसे पुश या पुल करके हम उसे मोशन में ला सकते हैं। वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम लिखें या मोशन, इसका मतलब ये हुआ वाइस वर्सा कि इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। कोई मोशन में है तो वो रेस्ट में भी आ सकता है, रेस्ट में भी ला सकता है फोर्स पुश या पुल के फॉर्म में। तो जैसे कि गाइस हम लोगों ने अभी पढ़ा कि रेस्ट से मोशन में ला सकती है और मोशन से रेस्ट में ला सकती है फोर्स अप्लाई करने में पुश या पुल से। तो अब गाइस बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में आप पढ़ेंगे कि फोर्स लगाने से, जो पुश और पुल से हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं किसी भी बॉडी के मोशन में। तो अब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पढ़ते हुए चलें। तो पहला तो हमने फोर्स
का इफेक्ट पढ़ ही लिया है, जो है रेस्ट से मोशन में लाने की। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं। आप किसी की शेप चेंज कर सकते हैं। शेप जैसे कि क्ले होता है, क्ले पे अगर आप फोर्स एक्सर्ट करें तो वो अपनी शेप चेंज कर देता है। उसके बाद चेंज डायरेक्शन, कैन चेंज डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आप उस पर फोर्स एक्सर्ट करके आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये आपका फोर्थ इफेक्ट आया। और आप उसकी, और फिफ्थ जो है, आप उसकी स्पीड जो है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट काफ़ी तेज़ी से आ रहा है तो आप उस पर फोर्स एक्सर्ट करके आप उसको हल्का कर सकते हैं। अगर कुछ हल्के जा रहा है तो आप उस पर फोर्स अप्लाई करके उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, अगर आप जब सुपरमार्केट मॉल में जाते होंगे या मॉल्स में जाते होंगे, तब आप एक ट्रॉली लेते जाते हैं, बास्केट, तो उसको अगर आप हल्का सा पुश करें तो थोड़ा सा स्पीड गेन करने लगती है। उसके बाद आप उस पर ज़्यादा जितना फोर्स आएंगे उसकी स्पीड उतनी बढ़ेगी। अब आप लोगों ने काफ़ी बार करा होगा, तो उससे आप, इसका एग्जांपल आ जाता है कि चेंज स्पीड का। आप अगर उसे तुरंत से रोकने लग जाओ, उस पर फोर्स आके उसे खींचने लग जाओ अपनी तरफ, तो वो हल्का हल्का होते होते ये अपनी रुक जाएगी। तो ये 5 इफेक्ट्स थे फोर्स के, जो आपने प्रीवियस क्लास 8th स्टैंडर्ड में ही आपने पढ़ा था कि रेस्ट से मोशन में ला सकती है, मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकती है। मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसे रेस्ट में ला सकते हैं। चेंज शेप, आप उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट में, इसका एग्जांपल ले लेते हैं जैसे क्ले, तो आप उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं अगर आपने फोर्स एक्सर्ट करा। अगर आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फोर्स जितना चाहिए होता है, अगर आपने उतना एक्सर्ट करा, वो चेंज हो जाएगा। चेंज डायरेक्शन, वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मोशन में है आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। चेंज स्पीड, आप उसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ट्रॉली का एग्जांपल दिया। तो ये थे कुछ आपके इफ़ेक्ट्स थे जो फोर्स के, जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े थे और 9th स्टैंडर्ड में भी आपको दिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो गाइस, बैलेंस फोर्स की बात करें तो बैलेंस फोर्स में अगर आप सपोज कीजिए एक टेबल पे एक ब्रिक रखी है ना, तो वैसे इस ब्रिक पे आपके फोर्स लग रहे हैं, जैसे कि आपका नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक रिएक्शन फोर्स भी लगता है सरफेस पर, है ना, एक रिएक्शन फोर्स लगता है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शंस में, है ना, अपोजिट डायरेक्शंस में लगता है और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। तो ये आप उसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ेंगे, जो काफ़ी फेमस है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल टू एंड इट्स अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो इसमें यही है कि रिएक्शन फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स लग रहे हैं दोनों, लेकिन अलग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तभी वो स्टेबल है। वरना ये किसी ना किसी डायरेक्शन में जा रही होती है, नहीं किसी ना किसी जगह पे जा रही होती। तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस फोर्स में, कि जब आपका टू डिफरेंट फोर्सेस या डिफरेंट फोर्सेस लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, और उनका नेट फोर्स जो होता है वो होता है 0 न्यूटन। ये ऑन नहीं, 0 थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ, 0 न्यूटन। जब फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगते हैं लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड पे लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और उनका जो नेट फोर्स होता है वो 0 न्यूटन होता है, तब वो बैलेंस फोर्स होता है। अगर एक और बात है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे कि बुक आपके टेबल पे रखी है, तो वो अभी तक रेस्ट पोजीशन में ही है। इसका मतलब ये है कि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड है, मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा कि वो मूव करे, है ना। तो वो आपका बैलेंस फोर्स हो गया। अगर इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता तो ये स्टेबल नहीं होता, मतलब स्टेबल इन सेंस कि ये आपका ब्रेक जो है आपकी मूव करने लग जाती। या तो ये एक ऑब्जेक्ट जो है अगर वो मूव कर रहा है, तो अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है
तो मतलब ये कि वो बैलेंस्ड है। लेकिन जैसे उसकी स्पीड बढ़ने लगी, घटने लगी, बढ़ने लगी, घटने लगी, तो वैसे वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, है ना। तो ये आपका इसी में आपका पूरा बैलेंस अनबैलेंस्ड हो गया कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर और वो ऑब्जेक्ट अपने ही मोशन में स्टेबल है, तो वो बैलेंस्ड हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है कि वो कभी आगे इसकी स्टेट ऑफ मोशन में या तो मूव करने लगा, जब वो अपने आप में अगर मोशन में है, अगर उसकी स्पीड इंक्रीज होने लगी, अगर उसकी स्पीड डिक्रीज होने लगी, तो ये अनबैलेंस फोर्स हुआ। तो इसकी सिंपल सी पहचान है कि इसका नेट फोर्स होता है 0 न्यूटन, इसका नेट, और इसका एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई होता है मान लीजिए अनबैलेंस फोर्स में, तो उसका नेट फोर्स जो होता है वो 0 न्यूटन नहीं होता, है ना। तो यही है कि बैलेंस फोर्स में कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता और जो फोर्सेस लग रहे होते हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। वहीं अनबैलेंस फोर्स उसमें आपके एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, जो आपके फोर्सेस लग रहे होते हैं वो आपके इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं होते। यही आपके पास बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में है। तो अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है मोमेंटम। इनर्शिया हम लास्ट में पढ़ेंगे। चलिए मोमेंटम की बात करते हैं। तो मोमेंटम जो टर्म था वो न्यूटन ने डिस्कवर नहीं, आपको इंट्रोड्यूस किया था। न्यूटन ने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था। तो इस टर्म में उन्होंने कहा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी कंबाइन करके अगर कोई हम क्वांटिटी निकालें तो क्या होगा, तो उन्होंने उसे मोमेंटम का नाम दिया। तो इसी से हमारी डेफिनेशन निकल के आ जाती है कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम आपका बेसिकली एक मैथमेटिकली अगर देखें तो इफ अ बॉडी विद मास m is moving with a velocity of, या सिर्फ वेलोसिटी लिखिएगा, वेलोसिटी v, then its momentum will be। तो मोमेंटम निकालने के लिए हम करेंगे मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, या आप इसे एम वी भी लिख सकते हो। मोमेंटम को आप p से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी करेंगे, p से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो इन सब की यूनिट्स क्या होती है, इन सब को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, और इन सब के एसआई यूनिट क्या होती है, और इनकी क्वांटिटी कौन सी है, जैसे स्केलर वेक्टर पढ़ी थी हमने प्रीवियस चैप्टर में। तो वो अभी हम इसके इनर्शिया के बात करेंगे सब इकट्ठा, तभी आपको अच्छे से याद होगा, वरना बीच बीच में कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अब मोमेंटम भी हमने पढ़ लिया है। तो मोमेंटम का अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं तो मोमेंटम आपका सिंपली, हम इसमें मास, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v से चल रहा है और उसका मास m है, तो हम उसका सिंपली मोमेंटम कैसे निकालेंगे, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी कर देंगे, वो आपका मोमेंटम आ गया। तो इसमें बस आपका इतना ही था कि न्यूटन ने इसमें इंट्रोड्यूस किया था एक नई क्वांटिटी को, जिसमें उन्होंने मास को वेलोसिटी के साथ कंबाइन कर दिया था। तो मोमेंटम के बारे में आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आपका एक टॉपिक है इसी चैप्टर में, तो उसमें आप मोमेंटम के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो है इनर्शिया। तो दोस्तों इनर्शिया की बात करते हुए कहें कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की एबिलिटी या इनएबिलिटी, हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, किसी बॉडी की एबिलिटी या इनएबिलिटी जो उसकी करंट स्टेट ऑफ मोशन है उसी में रहने की कोशिश करे। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहने की कोशिश करे, उससे मतलब मोशन में ना आए, इसकी मोशन में ना आए और रेस्ट पर ही रहे, तो उस बॉडी की इनर्शिया कहेंगे। कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, कि वो रेस्ट में ही रहना चाहता है और वो रेस्ट से मोशन में नहीं आना चाहता, उसे हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वैसे ही उसके अपोजिट में अगर कोई बॉडी मोशन में है और वो उसी मोशन में कंटिन्यू करना चाहती है, रेस्ट में नहीं आना चाहती, तो उसे हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। तो अभी हम इसको इनर्शिया को पूरा अच्छे से डिफाइन करने का हम पढ़ेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एग्जांपल्स के साथ। तो पहले इनर्शिया कहें तो इनर्शिया किसी भी बॉडी के मास पर डिपेंडेंट होती है। मतलब इनर्शिया जो होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
मास पर, है ना। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यही टॉपिक का यही टाइटल है, इनर्शिया एंड मास। तो मास की आप करेक्ट डेफिनेशन, मास के बारे में आप पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है। तो इनर्शिया की बात करते हैं तो इनर्शिया आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में कि अगर मास बढ़ेगा तो आपका इनर्शिया भी बढ़ेगा, अगर आपका मास घटेगा तो आपका इनर्शिया भी घटेगा। ये सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनर्शिया आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो वो मास पर डिपेंडेंट रहेगा कि इनर्शिया ज़्यादा है या कम है। आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं। अगर जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 kg, इसका मास एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10। तो गाइस अगर एक का मास 2 kg है और एक दूसरे का मास आपका 10 kg है, तो आप खुद ही बता सकते हैं कि किसका ज़्यादा इनर्शिया होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनर्शिया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मास पर। तो आप एक 2 kg के मास को उठाने की कोशिश कीजिएगा और एक 10 kg को उठाने की कोशिश कीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें ऑब्जेक्ट अपनी करंट स्टेट ऑफ मोशन में रेसिस्ट करने की कोशिश करता है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक फुटबॉल लीजिए, आप उसे किक करिए और उतने ही बड़े साइज़ की एक आप स्टोन लीजिए और उसे किक करने की कोशिश कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा क्या होगा। फुटबॉल आपकी उड़ जाएगी, लेकिन अगर आप स्टोन पे कहेंगे तो आपका स्टोन वहीं का वहीं रहेगा, आपके पैर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसे रहने दीजिएगा। तो आप पढ़ते हैं कि हमारे जो 3 टाइप थे इनर्शिया के, वो कौन कौन से थे। तो इनर्शिया के मैंने बताया था कि 3 तरीके से हम उसे कह सकते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करें, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अपने करंट स्टेट ऑफ मोशन, अगर रेस्ट की बात करें तो रेस्ट में रहने की कोशिश करे तो हम उसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे। अगर जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था बॉडी ए और बॉडी बी का 2 kg 10 kg, वैसे टाइप का आप देख लीजिएगा। दूसरा हमारा आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, तो वो उसी मोशन में रहेगी, उतनी ही यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। आप ये एक्सपेरिमेंट एक आइसोलेटेड जगह पे कीजिएगा, क्योंकि आप जब रोड पर अगर ट्रैवल करेंगे तो आप धीरे करके रुक जाएंगे, क्योंकि एक फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका वर्क कर रहा होगा जो एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो आपका यूनिफॉर्म मोशन में अगर चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा तब तक जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसे मोशन में नहीं लाया जाएगा। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन था, और अब आएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में आपका यही ऐसे ही होगा कि अगर कोई बॉडी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल रही है तो वो उसी डायरेक्शन में चलेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर देते। तो आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया कि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक आप उसमें फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन चेंज ना करवा दें। आपका एक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं, उसमें आप पढ़ेंगे कि आप जब किसी भी बस में अगर ब्रेक अप्लाई होते हैं तो आप आगे की तरफ मूव क्यों हो जाते हैं, बैकवर्ड्स, और जब वो एक्सेलरेट करनी लगती है तो आप बैकवर्ड्स क्यों मूव करते हैं। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही था। तो आज वैसे अभी एक और चीज़ रह गई थी जो था फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसकी क्वांटिटी कौन सी है, जो हमने स्केलर और वेक्टर्स पढ़ी थी। और दूसरा है हमारा कि मोमेंटम हमने कैसे हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो आपका फोर्स का पहले देखें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है, वो एक एक्सेलरेट हो रही है, आपकी मास m से एक एक्सेलरेट हो रही है, तो उसका फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन है तो इसकी मास का ऐसा यूनिट है आपकी किलोग्राम्स और एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसे इसकी ऐसा यूनिट ये आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका मास वो फोर्स की ऐसा यूनिट आ गई। अब इसमें
इसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह हम उसे हम न्यूटन भी लिख सकते हैं, जो आपके कैपिटल एन से रिप्रेजेंट होता है। तो अब इसकी एक CGS यूनिट होती है, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड। तो उसमें CGS यूनिट में देख लेते हैं, तो इसमें डाइन यूज़ होता है, वर्ड DYNE डाइन, ठीक है। तो 1 आप डाइन ही लीजिए, और इन दोनों के बीच में न्यूटन और डाइन जो है उन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। यही आपका रिलेशन था। और इसकी जो क्वांटिटी है फोर्स की वो होगी वेक्टर क्वांटिटी। अब ये भी देख लेते हैं क्यों। आपकी फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था जो एक्सेलरेशन है वो आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी में है। आप मास इनटू एक्सेलरेशन m इंटू ए की जगह आप एक और चीज़ लिख सकते हैं जो है m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था कि v माइनस यू अपॉन टी से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो हम इसे सिंपली ये लिख सकते हैं m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अगर आपको एक्सेलरेशन डायरेक्टली ना दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दिया हो, तो आप इसे मास इंटू एक्सेलरेशन करके आप निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हम बाहरी आती है हमारे मोमेंटम की। तो मोमेंटम का मैंने फॉर्मूला आपको उसी में बता दिया था, लेकिन इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो मोमेंटम आपका जो फॉर्मूला होता है मोमेंटम निकालने का वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसमें एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी है। अब इसको देख लेते हैं कि इसकी SI यूनिट क्या होती है। मास की होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो ये आपका सिंपली आपकी एक SI यूनिट आ गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो अब इसमें देख लेते हैं कि कौन सी क्वांटिटी में आता है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि वेलोसिटी आपकी आती है वेक्टर क्वांटिटी में। तो सिंपली आपकी वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा मोमेंटम। बस इतना ही था इसमें कि आपने फॉर्मूला देख लिया, इसकी SI यूनिट देख ली और इसका क्वांटिटी देख ली। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही था। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे जाके फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, मैथमेटिक्स का और केमिस्ट्री के 2 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, वो भी देख लीजिएगा। और आइकन पे जाकर आप देख सकते हैं मेरी लेटेस्ट अपलोड वीडियो को। तो मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।